हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों आज हम आपके लिए लेकर गए हैं विलियम चैप्टर का नया लेक्चर। और इस लेक्चर में बच्चों क्या पढ़ने वाले हैं, चलिए देखते हैं। इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं हेनरी नियम के अनुप्रयोग। बहुत बढ़िया। हेनरी नियम का न्यूमेरिकल, हेनरी नियम पे कैसा सवाल बन सकता है वो देखेंगे। तीसरा हम इसमें देखने वाले हैं द्रव की द्रव में विलेयता, द्रव द्रव वाष्प दाब की बात करेंगे। और यहां से हम सीधा एंट्री मारने वाले हैं राउल्ट के नियम पे। आज मैं एक साथ बहुत सारे टॉपिक कवर करने वाला हूं, तो बने रहना हमारे साथ इस पूरे लेक्चर में, क्योंकि ये लेक्चर आपको आपके एग्जाम में 100% इस चैप्टर से 4 से 8 मार्क्स दिला सकता है। 4 to 8 मार्क्स मतलब कि केवल आज का लेक्चर बोल रहा हूं, पूरे चैप्टर से नहीं बोल रहा हूं मेरे भाई, केवल आज के लेक्चर से 4 से 8 मार्क्स मतलब कि 1 से 2 क्वेश्चन हमारे कंफर्म। चलो हेनरी नियम के अनुप्रयोग में जाने से पहले हम करेंगे न्यूमेरिकल। पहले हम करेंगे बच्चे सवाल, यदि N2 गैस को 293 केल्विन पर जल में प्रवाहित किया जाए तो 1 लीटर जल में कितने मिलीमोल N2 गैस विलय होगी। N2 का आंशिक दाब, प्रेशर दे रखा है आपको 0.987 बार तथा 293 केल्विन पर N2 के लिए केज का मान देता है। मतलब कि हमको आसान क्वेश्चन बेटा, प्रेशर दे रखा है 0.987 बार, ठीक है, और गेज का मान हमको दे रखा है 76.48 किलो बार। किलो को हम क्या लिखते हैं बेटा, 10 की घात 3 बार। ये भी बार आ गया, ये भी बार आ गया। चलो हमको N2 के घुलनशील मिलीमोल निकालने, N2 के घुलनशील मिलीमोल निकालने। चलो इसका मतलब अगर हेनरी स्थिरांक दे रखा है तो हमको हेनरी का नियम वाला फॉर्मूला लगाना है, ये फॉर्मूला लगाना है। चलो फॉर्मूला क्या होता है बेटा, P बराबर KH इनटू मोल फ्रैक्शन। प्रेशर क्या है, प्रेशर है 0.987 बार। केज क्या है, केज आपका देखा 76.48 इंटू 10 की पावर 3 बार। और मोल फ्रैक्शन कितना है, मोल फ्रैक्शन नहीं पता हमको ज्ञात करना, किसका N2 का, N2 का मोल फ्रैक्शन हमको ज्ञात करना है। यहां से मैं क्या लिखूंगा, यहां से मैं लिखूंगा N2 के मोल फ्रैक्शन बराबर 0.987 डिवाइडेड बाय 76.48 इंटू 10 की घात 3। अच्छा मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन बराबर होता है नाइट्रोजन के मोल बटा नाइट्रोजन के मोल प्लस पानी के मोल। क्योंकि विलियन जो बना हुआ है वो किस से बना हुआ है, विलियन में एक तो नाइट्रोजन गैस है और दूसरा वाटर है। नाइट्रोजन के मोल फ्रैक्शन आएंगे और वाटर के मोल फ्रैक्शन आएंगे। चलो तो ये हो गया। अच्छा अब इस फॉर्मूले में क्या, अच्छा यहाँ तक एक काम को एक बार यहाँ तक देख लो, मैं क्या यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक नोट करो फटाफट जल्दी से। चलो यहाँ तक नोट कर लिया। अब क्या लिखा है 0.987 डिवाइडेड बाय 76.48 इंटू 10 की पावर 3 बराबर N बटा, ये देखा ना यहाँ पे आ जाएगा N बटा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, पानी के मोल हम कैसे निकाल सकते हैं, वाटर के मोल क्या होते हैं, वाटर की ग्राम में मात्रा बटा वाटर का अनुपात। बहुत अच्छी बात है। चलो पहले तो मुझे आप ये बताओ कि वाटर का घनत्व क्या है, डेंसिटी। वाटर की डेंसिटी क्या होती है भाई, वाटर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम प्रति मिलीलीटर। क्या होती है, 1 ग्राम प्रति मिलीलीटर। चलो बहुत अच्छी बात है, 1 ग्राम 1 मिलीलीटर के अंदर उपस्थित है। बहुत बढ़िया। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 1 ग्राम डिवाइडेड बाय 1 मिलीलीटर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 मिलीलीटर को हम लीटर में कैसे लिख सकते हैं, मिलीलीटर का मतलब होता है 1 बटा 1000 लीटर, ऐसे लिखते हैं। मतलब कि हमारे पास कितना आ गया 1000 ग्राम बटा लीटर। ये बन गया आपका 1000 ग्राम 1 लीटर के अंदर। तो मैं यहाँ पे ग्राम कितने लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे 1000 ग्राम लिख सकता हूँ 1 लीटर के अंदर। अनुपात कितना हो जाएगा, पानी का अनुपात होता है 18, ये हो जाएगा 55.5 मोल। 1000 लीटर की बात, 1 लीटर की बात हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी चर्चा चल रही है बेटा वो किसके अंदर चलती है, 1 लीटर के अंदर। आप 1 लीटर विलियन मानते हो, जल का 1 लीटर मानते हो, इस 1 लीटर के अंदर हमने चर्चा की है। तो मैंने यहाँ पे 1 लीटर क्यों कैलकुलेट किया, क्योंकि मुझे पानी के जो ग्राम निकालने हैं वो 1 लीटर जल में निकालने, 1 लीटर जल में कितने मिलीमोल है वो निकालना है। इसलिए मैंने पानी के ग्राम भी 1 लीटर के अंदर देखे। तो कितना आ गया 55.5 मोल आ गया, पानी के मोल आ गया 55.5 मोल। क्लियर, चलिए बहुत अच्छी बात है, ये हो गया। अब बेटा एक बात ध्यान रखना, एक चीज यहाँ पे नोट करो, एक चीज यहाँ पे गौर करिए। नीचे दे रखी है 10 की घात 3 वाली संख्या, हर का मान, हर वाली संख्या जो है वो बड़ी है, अंश वाली संख्या छोटी है। अंश वाली संख्या छोटी है, हर वाली संख्या बड़ी है। अगर ये संख्या बड़ी है तो इस पूरे का जो आंसर आएगा वो बहुत कम आएगा। मतलब कि आप ये बोल सकते हो कि इस पूरे का जो आंसर बनेगा वो हर वाली संख्या बहुत बड़ी होने के कारण ये पूरा आंसर बहुत कम बनेगा। मतलब कि नाइट्रोजन के जो मोल फ्रैक्शन होंगे वो इसको सॉल्व करोगे तो बहुत कम आएंगे, नगण्य, नहीं के बराबर। मतलब कि 1 की तुलना में बहुत कम होंगे। बात समझ में आई? मतलब कि नाइट्रोजन के मोल फ्रैक्शन 1 की तुलना में बहुत कम है, नाइट्रोजन के मोल कम है, नाइट्रोजन के मोल फ्रैक्शन कम है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं हर का मान इससे बड़ा है, अतः N2 के मोल, अतः N2 के मोल अत्यंत कम है। N2 के मोल बहुत ही कम है, इसका N2 के मोल की संख्या बहुत कम है, या पानी की तुलना में, पानी की तुलना में N2 के मोल अत्यंत कम होते हैं। पानी की तुलना में N2 के मोल क्या है, अत्यंत कम है। इस वाटर के कंपेयर में ये वाला बहुत कम है। मतलब मैं बोल सकता हूँ N2 का मान जो है, नाइट्रोजन के मोल का मान जो है ये बहुत कम है पानी के 55.5 की तुलना। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, देखो इसका मतलब इस वाली बात से मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 0.987 डिवाइडेड बाय 76.48 इंटू 10 की घात 3 बराबर N2 डिवाइडेड बाय 55.5, क्योंकि ये तो बहुत ही कम है। अगर ये कम है तो इसको आप नगण्य मान लो। क्या मान लो, नगण्य, ये हो जाएगा लगभग 0 के बराबर, नीचे 55.5 रह जाएगा। यहाँ से आप नाइट्रोजन के मोल कैलकुलेट करेंगे तो ये आंसर आपका आ जाएगा 7.16 इंटू 10 की पावर -4, 7.16 इंटू 10 की पावर -4, 10 की पावर -4 मोल। ये आ जाएगा बेटा आपका यहाँ पे नाइट्रोजन के मोल का आंसर। इस तरीके से बच्चों क्वेश्चन करना, मैं फिर रिपीट करूँ। हेनरी के नियम से आप नाइट्रोजन का जो प्रेशर है वो ये लिखेंगे। नाइट्रोजन का प्रेशर दे रखा है क्वेश्चन में, केज का मान दे रखा है क्वेश्चन में, यहाँ से नाइट्रोजन के मोल फ्रैक्शन आ जाएंगे। आपको पता है यहाँ पे हर वाली संख्या बड़ी है, अंश वाली संख्या छोटी है।
अगर हर वाली संख्या बड़ी होगी तो पूरा आंसर बहुत छोटा आएगा, मतलब कि नाइट्रोजन के मोल फ्रैक्शन बहुत कम आएंगे। नाइट्रोजन के मोल फ्रैक्शन कम होने का मतलब कि नाइट्रोजन के मोल जो है वो बहुत कम है किसकी तुलना में, पानी की तुलना में। तो हमने ये किया कि नाइट्रोजन के मोल नगण्य है पानी की तुलना में, तो ये हो जाएगा लगभग 0, ये आ जाएगा 0 तो नीचे के 55.5 रह जाएगा, ऊपर नाइट्रोजन के मोल जाएंगे। इस पूरे को सॉल्व करोगे आंसर आएगा 55.5 कहां से आया, यहां से आया। क्लियर, चल तो आप इसको नोट करो, फटाफट नोट करो। चलिए अब बात करते हैं आगे, तो ये था हेनरी के नियम पर आधारित सवाल। अब आते हैं अनुप्रयोग। किस पर आते हैं बेटा, अनुप्रयोग पर। अब आते हैं अनुप्रयोग। अनुप्रयोग में फर्स्ट तो मैंने आपको कल की क्लास में बताया था, सोडा वाटर के अंदर जो CO2 पानी में घुलनशील होती है वो उच्च दाब पर घुलनशील होती है। सोडा वाटर में CO2 का उच्च दाब पर घुलनशील होता है, इस सबसे पहला अनुप्रयोग। क्योंकि अगर प्रेशर CO2 का ज्यादा होगा तो मोल फ्रैक्शन भी CO2 का क्या होगा, ज्यादा होगा। जितना CO2 का प्रेशर ज्यादा होगा, सोडा वाटर में CO2 का उच्च दाब, मतलब कि CO2 का दाब जितना ज्यादा होगा उतना ही CO2 की घुलनशीलता ज्यादा होगी। तो क्या लिखा, सोडा वाटर में CO2 का उच्च दाब, इसका उच्च दाब उसकी घुलनशीलता को बढ़ाता है, CO2 की, तो CO2 की घुलनशीलता बढ़ेगा, दाब बढ़ेगा तो घुलनशीलता बढ़ेगी। सोडा वाटर में CO2 का उच्च दाब पर अधिक घुलनशील, उच्च दाब पर अधिक घुलनशील, तो घुलनशीलता बढ़ेगी तब जब दाब उच्च। चलो दूसरा क्या, दूसरा हम बात करते हैं समुद्री गोताखोर की। गोताखोर बेटा ध्यान रखना, समुद्री गोताखोर की अगर बात करें तो आपको ये बात पता है कि ऐसा समझो कि ये पानी की सतह है, समुद्र की सतह है, ठीक है, और ये गोताखोर जो है वो अंदर डुबकी लगा, ये गोताखोर है भैया आपका, गोताखोर कोई है, ये अंदर डुबकी लगा करके नीचे गया समुद्र के अंदर। अब समुद्र के नीचे जाएगा ना जब गोताखोर, बड़ा ध्यान रखना यहाँ पर समुद्र के नीचे प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, समुद्र के नीचे दाब जो होता है गैसों का बहुत ज्यादा होता है, गैसों का दाब जो ज्यादा होता है इसीलिए अवांछित गैसों के मोल प्रवाह भी हमारे रक्त में बढ़ जाते हैं, क्योंकि प्रेशर जो होता है वो मोल फ्रैक्शन के समानुपाती है। तो जैसे समुद्री गोताखोर जैसे पानी में गहराई में जाएंगे ना, तो गहराई में बच्चों क्या होता है, गैसों का दाब बहुत ज्यादा होता है, और गैसों का दाब ज्यादा होने के कारण समुद्र की गहराई में हमारे रक्त के अंदर या समुद्री गोताखोरों के रक्त में घुलने वाली अवांछित गैसें जैसे कि नाइट्रोजन, नाइट्रोजन गैस का मोल प्रवाह उसके हमारे रक्त में घुलनशीलता बढ़ जाती है। अब जैसे ये गोताखोर समुद्र की सतह पर आते हैं, जैसे ये गोताखोर फिर से कहां है, समुद्र की सतह पर, समुद्र की सतह पर आते हैं तो भैया सतह पर तो दाब कम हो जाता है, सतह के नीचे गहराई में दाब ज्यादा, समुद्र की सतह पर दाब कम होता है, तो अब गैसों की घुलनशीलता भी घटने लगती है। तो अब अगर गैसों की घुलनशीलता कम होगी तो आपको मैंने बताया था कि सोडा वाटर में जब भी आप बोतल का ढक्कन खोलते हो तो घुलनशील गैसें बाहर निकल जाती है। तो हमारे साथ भी ऐसे होता है, जब समुद्र गोताखोर सतह पर आते हैं तो दाब कम हो जाता है, दाब कम हो जाता है तो जो नाइट्रोजन गैस है वो हमारे रक्त से बाहर बुलबुलों के रूप में निकलने लगती है, और अगर रक्त वाहिकाओं में अगर बुलबुले उत्पन्न हो गए तो वो हमारे रक्त के प्रवाह में रुकावट उत्पन्न करते हैं, जिससे कि रक्त का थक्का जम सकता है। बात समझ में आई? तो बच्चों यही होता है, यही होता है समुद्री गोताखोर जब गहराई पर होते हैं, समुद्री गोताखोर जब गहराई पर होते हैं तब रक्त में घुलनशील N2 गैस की मात्रा बढ़ जाती है। जब यही गोताखोर सतह पर पुनः आते हैं तो दाब कम होने के कारण रक्त वाहिकाओं से नाइट्रोजन गैस बुलबुलों के रूप में बाहर आने का या बाहर आती है, जिससे रक्त के प्रवाह में बाधा उत्पन्न होती है, वाहिकाओं में रक्त के थक्के बनना चालू होता है, रक्त के थक्के बनने लग जाते हैं, रक्त के क्या बनते हैं, रक्त के थक्के बनने लग जाते हैं, रक्त के थक्के बनने लग जाएंगे तो सीधी सी बात है सांस लेने में प्रॉब्लम आएगी, ब्लड सर्कुलेशन दिक्कत करेगा। यह अवस्था बेंड्स कहलाती है, यह अवस्था क्या कहलाती है, बेंड्स कहलाती है ना। इसी तरह का कुछ एप्लीकेशन बच्चों यहाँ पे पर्वतारोहियों के साथ भी, पर्वतारोहियों के साथ में भी हेनरी नियम का एप्लीकेशन है। जब पर्वतारोही ट्रैकिंग करने वाले लोग होते हैं, पहाड़ों पे चढ़ने वाले लोग होते हैं ना, आपने देखा होगा कई लोग ट्रैकिंग करते हैं, बस्ता वस्ता लटका करके हाथ में स्टिक लेकर के पहाड़ों पर चढ़ने का काम करते हैं। बच्चों होता है कि पहाड़ पर जैसे पर्वतारोही चढ़ते हैं, ये पहाड़ जैसे पर्वतारोही पहाड़ पर चढ़ने का काम करते हैं, पहाड़ की ऊंचाई पर प्रेशर कम हो जाता है, प्रेशर कम होता है, प्रेशर कम होगा तो रक्त में घुलनशील O2 जो होगा उसका मोल प्रवाह भी कम हो जाएगा, रक्त में घुलनशील O2 का मोल प्रवाह भी कम हो जाएगा, और अगर रक्त में घुलनशील O2 का मोल प्रवाह कम हो गया तो भैया हमें सांस लेने में समस्या उत्पन्न हो जाती है। आपने सुना होगा कि कई बार डॉक्टर बोलते हैं कि अगर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है तो उसको ऊंचाई वाले स्थानों पर नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऊंचाई वाले स्थानों पर प्रेशर कम होता है, और प्रेशर कम होने के कारण रक्त में घुलनशील O2 की मात्रा कम हो जाएगी, और रक्त में घुलनशील अगर O2 कम हो गई तो सांस लेने में हमको क्या समस्या आ सकती है। पर्वतारोही जब पर्वतों की चोटियों पर होते हैं तो उनके रक्त में घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा दाब कम होने के कारण
घट जाती है। पर्वतारोही जब पर्वतों की चोटियों पर होते हैं तो उनके रक्त में घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा दाब कम होने के कारण घट जाती है, जिससे ऊंचाई वाले स्थानों में इन लोगों के साथ एनोक्सिया की स्थिति बनने लगती है। एनोक्सिया का मतलब होता है O2 की कमी, एनोक्सिया की स्थिति बनने लगती है। क्लियर? तो ये बेटा आपको ध्यान, ये 3 एप्लीकेशन है इसके, ये आपको ध्यान। अच्छा, अब इसके बाद हमारा जो नया टॉपिक है बेटा वो है द्रव 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 या एक काम करते हैं हम स्टार्टिंग को लिखते हैं द्रवीय विलयन का वाष्प दाब। द्रव्य विलयन का वाष्प दाब, इसको नोट करना चाहते हो नोट कर लो, नोट करो। आगे बात क्या है, द्रव्य विलयन का वाष्प। अब बेटा हमको यहाँ पे 2 प्रकार के द्रव्य विलयन का वाष्प दाब की बात करनी। पहला द्रव में विलयन और दूसरा ठोस का द्रव में विलयन। यहाँ पे 2 प्रकार के द्रव्य विलयन के वाष्प दाब की बात करनी, द्रव का द्रव में विलयन और द्रव का ठोस में विलयन। बच्चों हमारे पास 2 प्रकार के पदार्थ होते हैं, एक वाष्पशील और दूसरा होता है अवाष्पशील। जब भी हम द्रव की द्रव में बात करते हैं तो द्रव का द्रव में विलयन जो होता है यह वाष्पशील है। इसमें दोनों ही घटक क्या होते हैं, वाष्पशील। जो भी द्रव में विलय है इसमें सभी घटक क्या होते हैं, सभी वाष्पशील द्रव होते हैं। सारे द्रव में वाष्पशील है, सभी घटक वाष्पशील है। और जब ठोस का द्रव में विलयन होगा तो ऐसी कंडीशन में ठोस अवाष्पशील होता है और द्रव क्या होता है बेटा, द्रव वाष्पशील होता है। द्रव क्या होता है, द्रव वाष्पशील होता है। तो ध्यान रखना बच्चों, अगर द्रव का द्रव में विलयन है तो द्रव क्या होते हैं, द्रव सभी हम वाष्पशील लेकर के चलते हैं। ध्यान रखना, पहला विलयन जो संपूर्ण विलयन वाष्पशील है और दूसरा विलयन जो उसमें ठोस अवाष्पशील है और द्रव क्या है, द्रव वाष्पशील। चलो हम सबसे पहले द्रव का द्रव में विलयन देखेंगे। द्रव का द्रव में विलयन, ध्यान रखना द्रव का द्रव में जब भी विलयन होगा, जैसे कि मान लो अल्कोहल का पानी के साथ विलयन या बेंजीन का पानी के साथ विलयन या अल्कोहल का ईथर के साथ विलयन, तो द्रव का जब भी द्रव में विलयन होगा बेटा तो उसको इस कैटेगरी में रखेंगे। या ऐसे समझ लो कि पानी का अल्कोहल के साथ मिश्रण, पानी का अल्कोहल के साथ में विलयन जब भी होगा तो उसको बोलेंगे द्रव का द्रव में विलयन। क्या बोलेंगे बेटा, द्रव का द्रव में विलयन। आप एग्जांपल भी ले सकते हो, जैसे कि पानी का अल्कोहल के साथ विलयन, पानी का अल्कोहल के साथ विलयन। ठीक है, तो ये द्रव के द्रव में विलयन का एग्जांपल है। पानी भी वाष्पशील है, अल्कोहल भी वाष्पशील। अच्छा, कई बच्चे बोलते हैं वाष्पशील क्या है। वाष्पशील द्रव का मतलब होता है ऐसा जिसकी वाष्प बन सकती है, ऐसा जिसकी वाष्प बन सकती है। और अवाष्पशील द्रव कौन है, ऐसा जिसकी वाष्प नहीं बन सकती, ऐसा जिसकी वाष्प नहीं बन सकती। जब भी द्रव का द्रव में विलयन लोगे, एग्जांपल पानी का अल्कोहल में, पानी की भी वाष्प बन सकती है, अल्कोहल की भी वाष्प बन सकती है, दोनों वाष्पशील। ठीक है ना। चलो, तो अब इस विलयन के लिए सबसे पहले मुझे वाष्प दाब के बारे में बात करनी होगी। द्रव का द्रव में विलयन, इसके वाष्प दाब के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो वाष्प दाब क्या होता है आ जाओ समझते हैं। ऐसे समझिए बच्चों कि एक बर्तन के अंदर मैंने ले लिया पानी, और पानी को बच्चों थोड़े टाइम बाद आप क्या देखते हो, पानी जो होता है पानी की वाष्प बनने लगती है। आप देखते हो ना, थोड़े टाइम में पानी वाष्पित होने लगता है और वाष्पित होकर के पानी की मात्रा कम हो जाती है, और पानी की मात्रा कम हो जाती है तो या द्रव कम हो जाएगा और वाष्प ज्यादा होगा, ऐसा होता है ना। तो पानी की वाष्प दाब या किसी भी द्रव की वाष्प दाब को समझना है तो वाष्प दाब को समझने के लिए बेटा हम एक बर्तन में लेते हैं पानी। उस पानी को हम सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, खुले बर्तन में लेते हैं। तो हम देखते हैं कि भैया कुछ समय में पानी की जो द्रव अवस्था में मात्रा है वो मात्रा क्या हो जाती है, कम, क्योंकि पानी की जो वाष्प है वो कहां से जाती है, वातावरण में जाकर मिल जाती है, तो पानी का लिक्विड कम हो जाता है। अब मैं दूसरा प्रयोग कर रहा हूँ, इसी पानी का मैं बंद बर्तन के अंदर, इसी पानी को मैं बंद बर्तन में लेता हूँ। जो पानी मैंने खुले बर्तन में लिया था, पहले पानी क्या था खुले बर्तन में, अब पानी क्या है बंद बर्तन में। मैंने क्या किया, मैंने ढक्कन लगा दिया, इस बर्तन को मैंने क्या लगा दिया, ढक्कन लगा दिया। अब क्या होगा, अब फिर से पानी की वाष्प यहाँ पे बनेगी, लेकिन पानी की वाष्प जो है वो इस ढक्कन से बाहर नहीं निकल पाएगी। पानी की वाष्प ऊपर जाएगी, इस ढक्कन पे टकराएगी और वो यहीं पे संघनित होकर के रह जाएगी। तो बच्चों होगा क्या, पानी की वाष्प बनेगी, वो वाष्प ढक्कन से टकराएगी, वाष्प ढक्कन से टकराएगी तो फिर से द्रव में बदलेगी, मतलब कि पानी का वाष्प बदलना, ढक्कन से टकरा करके फिर से द्रव में बदलना, पानी का वाष्प, वाष्प का द्रव, द्रव का वाष्प, वाष्प का द्रव, ये चलता रहेगा बच्चों। मतलब कि एक इक्विलिब्रियम, साम्यावस्था बन जाती है। इसको ऐसे समझो कि मान लो आप घर पे किसी बर्तन के अंदर पानी को गर्म करते हो, खुले बर्तन में। अब पानी को अगर आप खुले बर्तन में गर्म करोगे तो पानी की जितनी भी भाप होगी वो वातावरण में चली जाएगी, ना, पानी की सारी भाप वातावरण चली जाएगी, वाष्प वातावरण चली जाएगी। वाष्प का मतलब भाप समझ लो। लेकिन मान लो मैंने पानी को एक बंद बर्तन में ले लिया, अपने घर में आप जो पानी जिस बर्तन में गर्म करते हो उसके ऊपर ढक्कन लगा लो। ढक्कन लगाने के बाद में आप उस ढक्कन को हटा करके देखो, आपको पता चलेगा कि उस ढक्कन पे पानी की बूंदें जमी हुई है। तो हुआ क्या बच्चों, जैसे पानी की भाप बनी वो ढक्कन से टकराई। आपने ये भी महसूस किया होगा कि जब पानी उबलता है और ढक्कन लगा होता है ना, तो ढक्कन ऐसे बंप करता है, उछलता है ढक्कन। क्यों, क्योंकि पानी की जो भाप होती है वो ढक्कन से टकराती है तो ढक्कन को उछालती है। तो बेटा होता क्या है, पानी की वाष्प बनती है, ढक्कन से टकराती है, फिर से द्रव में बदलती है, फिर वाष्प बनती है, फिर द्रव बनती है, फिर वाष्प बनती है, फिर द्रव बनती है, मतलब कि ये प्रोसेस चलता रहता है। तो जो भी पानी है, पानी की द्रव अवस्था जो होती है उस द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था बन जाती है, और वाष्प अवस्था फिर से ढक्कन से टकरा करके किस में बदलती है, द्रव अवस्था में बदल जाती है। मतलब कि द्रव का वाष्प में बदलना वाष्पन कहलाता है, वाष्प का द्रव में बदलना संघनन कहलाता है। क्या कहते हो, संघनन। एक ऐसी कंडीशन आएगी जब पानी का वाष्प में बदलना और वाष्प का द्रव में बदलना ये बराबर गति से चलता रहेगा। एक निश्चित तौर पर ऐसी कंडीशन आएगी जब द्रव का वाष्प में बदलना, वाष्प का द्रव, द्रव का वाष्प, वाष्प का द्रव, ये बराबर गति से होता रहेगा। तो वह अवस्था जब वाष्पन की दर, वाष्पन की गति तथा संघनन की गति
बराबर हो जाती है साम्यावस्था कहलाती है। और इसी साम्यावस्था पर जब यहाँ पे साम्यावस्था आ जाएगी तो इसी साम्यावस्था पर इस पानी की सतह पर द्रव की वाष्प जितना दाब लगाएगी ना, द्रव की वाष्प इस पानी की सतह पर जितना दाब लगाएगी, इसी साम्यावस्था पर द्रव की वाष्प पानी की वाष्प इस द्रव की सतह पर जितना दाब लगाएगी उसी हम क्या बोलते हैं बेटा, वाष्प दाब। तो साम्यावस्था पर द्रव की वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर लगाया जाने वाला दाब ही द्रव का वाष्प दाब कहलाता। क्या कहते हो बच्चों, द्रव का वाष्प दाब कहता। अच्छा, द्रव के वाष्प दाब को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, पी नोट से। द्रव के वाष्प दाब को हम पी नोट से प्रदर्शित करते हैं, किससे बेटा, पी नोट से। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो अब हम बात करेंगे इस टॉपिक की, द्रव का द्रव में जो विलयन था उसकी वाष्प दाब की बात करते हैं। द्रव का विलयन का वाष्प दाब, और हम कौन से द्रव के विलयन के वाष्प दाब की बात करें, द्रव के विलयन में भी वो द्रव का विलयन जो कि एक दूसरे में क्या है, मिश्रणीय द्रव विलयन। मिश्रणीय द्रव विलयन मतलब समझते हो, देखो द्रव के विलयन दो प्रकार के। एक तो मान लो मैं पानी में, चलो मैं यहाँ लिख रहा हूं, देखो पानी में यदि मैं बेंजीन मिला दूं, ध्यान रखना बेटा, पानी और बेंजीन जो होते हैं वो एक दूसरे में मिश्रित नहीं होते, इसको बोलते हैं अमिश्रणीय द्रव। बात समझ में आ रही, बात समझ में आ रही, पानी और बेंजीन एक दूसरे में मिश्रित नहीं होते, ये अमिश्रणीय द्रव है। लेकिन मान लो मैं पानी के अंदर अल्कोहल मिला दूं, ये है मिश्रणीय द्रव। शराब होती है ना, ये शराब के अंदर क्या होता है, पानी के अंदर अल्कोहल मिक्स होता है। हम इस वाले की बात करते हैं जो मिश्रित हो जाते हैं, एक दूसरे में घुल जाते हैं, हम उस मिश्रणीय द्रव की बेटा बात करते हैं। तो ये मिश्रणीय द्रव जो ना उसके अंदर हम चर्चा करते हैं। तो मिश्रणीय द्रव के विलयन के वाष्प दाब की अगर बात करें तो यहाँ पर बच्चों एक नियम लगेगा, एक नियम लगेगा, उसको हम बोलते हैं राउल्ट का नियम। क्या है बच्चों, समझना, दो द्रव है ए और बी, ये दोनों द्रव क्या है, मिश्रणीय द्रव है, एक दूसरे में मिश्रित हो जाते हैं। ए और बी दो द्रव है, ए और बी दो द्रव है, ये दोनों एक दूसरे में क्या हो जाते हैं बच्चों, मिक्स हो जाते हैं, मिश्रित होते हैं। चलो मैंने ये ढक्कन बंद कर दिया, ये ढक्कन लगा दिया, ये लगा दिया हमने ढक्कन। ढक्कन लगाने के बाद निश्चित तौर पर इन द्रवों की क्या बनेगी, वाष्प बनेगी। क्या बनेगी भैया, वाष्प। ए वाले द्रव की वाष्प भी बनेगी और बी वाले द्रव की वाष्प भी बनेगी। अब यहाँ पर एक नियम आता है बेटा, राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम बोलता है कि जो मिश्रणीय द्रव का विलयन होता है ना, उसमें किसी भी एक द्रव का वाष्प दाब जो होगा, इस ए द्रव के वाष्प का जो दाब होगा, वाष्प दाब जो होगा, वो उस मिश्रण में उपस्थित ए द्रव के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। अब यहाँ पे आता है बच्चों राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम बोलता है किसी भी मिश्रणीय द्रव विलयन में उपस्थित किसी घटक का वाष्प दाब, किसी भी द्रव विलयन में उपस्थित किसी घटक का वाष्प दाब उस मिश्रण में उपस्थित, क्या लिखा, किसी भी मिश्रणीय द्रव विलयन में उपस्थित किसी घटक का वाष्प दाब उस मिश्रण में उपस्थित उस घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। जैसे कि यहाँ पे दो घटक है इस मिश्रण द्रव में, ए और बी, दोनों घटकों का जो वाष्प दाब होगा, वाष्प दाब क्या होता है बता, वाष्प दाब क्या होता है, साम्यावस्था पर द्रव की वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर लगाया गया दाब। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर ए की भी वाष्प बनेगी और बी की भी वाष्प बनेगी। ए की वाष्प जो बनेगी वो ए का वाष्प दाब है, बी की वाष्प जो बनेगी वो बी का वाष्प दाब है। तो ए का वाष्प दाब कितना बनेगा, ये निर्भर करेगा इस मिश्रण में ए के कितने मोल प्रभाज हैं। बात समझ में आ रही है, इस मिश्रण द्रव में ए का कितना वाष्प दाब बनेगा, ये निर्भर करेगा कि यहाँ पर ए के कितने मोल प्रभाज है। मान लो ए के मोल प्रभाज है 0.3 और मान लो बी के मोल प्रभाज है 0.7, जिसके मोल प्रभाज ज्यादा होंगे उसकी वाष्प दाब भी ज्यादा बनेगी, जिसके मोल प्रभाज कम होंगे उसकी वाष्प दाब भी कम बनेगी। तो यही है बेटा राउल्ट का नियम, किसी भी मिश्रणीय द्रव विलयन में उपस्थित किसी घटक का जो वाष्प दाब है वो उस मिश्रण में उपस्थित उस घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती है। यदि उस घटक के मोल प्रभाज ज्यादा होंगे तो उस घटक की वाष्प दाब ज्यादा बनेगी, और अगर उसके मोल प्रभाज कम होंगे तो उसकी वाष्प दाब कम बनेगी। जितनी वाष्प दाब होगी उसके हिसाब से उसका, जितने मोल प्रभाज होंगे उसके हिसाब से उसका वाष्प दाब होगा। अगर मोल प्रभाज ज्यादा होंगे वाष्प दाब ज्यादा होगी, मोल प्रभाज कम होंगे तो वाष्प दाब कम होगी। क्लियर। चलो अब हम इस मिश्रण की बात करते हैं। ए तथा बी घटकों से युक्त मिश्रणीय द्रव विलयन के लिए, चलो ए बी घटकों से युक्त मिश्रणीय द्रव विलयन के लिए क्या लिखेंगे बताओ, विलयन का कुल वाष्प दाब या विलयन का कुल वाष्प दाब, छोड़ो आप सबसे पहले बताओ क्या लिखेंगे। देखो ए घटक का वाष्प दाब ए के मोल प्रभाज के समानुपाती, राउल्ट नियम से आप क्या लिख सकते हो, राउल्ट नियम से मैं ऐसा लिख सकता हूं, बी घटक का वाष्प दाब बी के मोल प्रभाज के समानुपाती। अगर ये समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो एक स्थिरांक आएगा जिसको हम बोलते हैं पी नोट, और अगर ये समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो एक स्थिरांक आएगा पीवी नोट। पीए नोट क्या है, एक स्थिरांक, और ये क्या होता है शुद्ध अवस्था में, किसके बराबर होता है, शुद्ध अवस्था में ए के वाष्प दाब के बराबर। शुद्ध अवस्था में ए का वाष्प दाब जो है पीए नोट से प्रदर्शित होता है। पीवी नोट क्या है, पीवी नोट भी एक स्थिरांक है, ये किसको प्रदर्शित करता है, शुद्ध अवस्था में बी के
वाष्प दाब को। शुद्ध अवस्था में बी का वाष्प दाब पी नोट और शुद्ध अवस्था में ए का वाष्प दाब पी नोट। शुद्ध अवस्था का मतलब ये होता है कि यदि मान लो बर्तन में केवल और केवल ए दे रखा हो, यदि मान लो बर्तन में केवल और केवल ए दे रखा हो, तो बनने वाली जो वाष्प दाब होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ए की शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब पी नोट। और मान लो बर्तन में केवल और केवल यदि बी दे रखा हो, यदि बर्तन में केवल और केवल बी दे रखा हो, तो बनने वाली जो वाष्प दाब होती है उसको हम क्या बोलते हैं, पीबी नोट। शुद्ध अवस्था में बी की वाष्प। शुद्ध अवस्था का मतलब यह है कि बर्तन में केवल और केवल अगर बी है, अगर है, मैंने क्या बोला, अगर बर्तन में केवल और केवल बी है तो बी की शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब पीबी नोट, और बर्तन में केवल और केवल ए है तो बर्तन में बनने वाली ए की जो वाष्प दाब उसको बोलते हैं शुद्ध अवस्था में ए की वाष्प दाब पी नोट, शुद्ध अवस्था में बी की वाष्प दाब पीबी नोट। तो पी नोट और पीबी नोट ये देखिए। अच्छा, अब मैं आपको बताओ डाल्टन का नियम क्या बोलता है। डाल्टन के नियम से हम क्या लिखेंगे बताओ। ये तो राउल्ट का नियम हो गया भाई, राउल्ट का नियम तो ये हो गया, ये राउल्ट का नियम है। अब डाल्टन के नियम से क्या बोलेंगे बताओ, कुल वाष्प दाब जो होगी वो ए की वाष्प दाब और बी की वाष्प दाब के योग के बराबर होती है। कुल दाब जो होती है वो ए की और बी की वाष्प दाब के बराबर होती है। बताओ ए की वाष्प दाब कितनी, देखो ए के बाद पी ए नोट का ये, यहाँ से आ जाएगा पी ए नोट का ये, मतलब इसका मोल प्रभाज, उसको लिखिए पीबी नोट का भी, ये आ जाएगा पीबी नोट का भी। ये हो जाएगा कुल वाष्प दाब ए और बी से बनने वाले मिश्रण द्रव्य विलीन के लिए। इस तरह से हम कुल वाष्प दाब निकाल सकते हैं। अच्छा चलो फिर आगे की बात करते हैं। इसी फॉर्मूले को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, पी ए नोट, ध्यान रखना काई ए प्लस काई बी, इन दोनों का योग क्या होता है, एक के बराबर। इन दोनों का योग एक के बराबर। काई की जगह क्या आ जाएगा, 1 माइनस काई बी, बात समझ में, प्लस पी बी नोट, यहाँ आ जाएगा काई बी, क्या आ जाएगा काई बी। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, पी टी बराबर इसका गुणा कर दो, पी नोट माइनस पी नोट काई बी प्लस पी बी नोट काई बी, ये आ जाएगा। यहाँ से फॉर्मूला क्या बनेगा, पी ए नोट प्लस पी बी नोट काई बी आ जाएगा, तो ये हो जाएगा पी बी नोट प्लस क्या है, प्लस पी बी नोट माइनस माइनस क्या, पी नोट काई बी। ये आ जाएगा बच्चों किसी भी एक घटक के मोल प्रभाज और कुल दाब में संबंध का व्यंजक। तो ये है बच्चों आपका डाल्टन के नियम से आने वाला कुल वाष्प दाब, मिश्रण द्रव्य के कुल वाष्प दाब के लिए व्यंजक। चलो अब बच्चों हम बात करते हैं ग्राफ की, ग्राफ की बात करते हैं, ठीक है। ग्राफ कैसा आता है उसकी बात करते हैं, ठीक। यहाँ मैं लिखता हूँ एल ए के मोल प्रभाज 0, यहाँ मैं लिखता हूँ ए के मोल प्रभाज 1। अगर ए का मोल प्रभाज 0 है, अगर ये 0 है तो बच्चों काई बी कितना हो जाएगा, 1 के बराबर। अगर ये 0 है तो काई बी हो जाएगा 1 के बराबर। और अगर ये 1 है, अगर काई ए का मान 1 है तो ये हो जाएगा 0, तो काई बी हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्लियर। चलो अब मैंने आपसे क्या बात बोली, मैंने आपसे एक बात बोली थी क्या, कि जैसे जैसे ए के मोल प्रभाज बढ़ेंगे ए का वाष्प दाब बढ़ेगा। जैसे जैसे ए के मोल प्रभाज बढ़ेंगे, ए के मोल प्रभाज 0 से 1 में बढ़ेंगे, ए के मोल प्रभाज जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे ए का वाष्प दाब बढ़ेगा। ए के मोल प्रभाज जैसे जैसे बढ़ेंगे ए का वाष्प दाब बढ़ेगा। ठीक है, बात समझ में। चलो और बी के मोल प्रभाज, बी के मोल प्रभाज जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे यहाँ से बी का वाष्प दाब बढ़ेगा, बी का वाष्प दाब बढ़ेगा। बात क्या है, तो ये वाली लाइन जो है ये ए के वाष्प दाब के लिए ए बराबर पी ए नोट काई ए, और ये वाली जो लाइन है ना ये किसके लिए, ये पी बी के लिए है, पी बी बराबर पी बी नोट काई बी। तो पी बी मतलब कि बी का वाष्प दाब, ये बी का यहाँ पे वाष्प दाब 0 तो वाष्प दाब 0, जैसे जैसे बी के मोल बढ़ेंगे वैसे वैसे बी का वाष्प दाब बढ़ता जाएगा। जहाँ पे मैक्सिमम होगा वहां पे ये हो जाएगा पी बी नोट के बराबर। जहाँ पे बी के मोल प्रभाज 1 है, मतलब कि बर्तन में केवल और केवल अगर बी है, शुद्ध बी है, तो कुल वाष्प दाब केवल और केवल बी के प्योर अवस्था में वाष्प दाब के बराबर। और अगर ए के मोल प्रभाज बढ़ते जाए और ए का मोल प्रभाज अगर 1 है तो मतलब कि बर्तन में केवल और केवल ए है, बी नहीं। अगर बर्तन में केवल केवल ए हो तो क्या बताया, यदि बर्तन में केवल और केवल ए हो तो कुल दाब किसके बराबर, पी ए नोट के बराबर। ये आ जाएगा पी ए नोट के बराबर। इन दोनों रेखाओं को अगर मिला दें, इन दोनों लाइन को अगर मिला दें, ये हो जाएगा कुल दाब जो कि पी ए प्लस पी बी के बराबर है। बात समझ में आई, बात समझ में। इस तरह से बच्चों हमको राउल्ट के नियम का ग्राफ बनाना है, कुल दाब का ग्राफ बनाना है, और सारी बातें याद आएंगी बच्चों। क्लियर। चलो ये बच्चों राउल्ट के नियम का गणितीय व्यंजक, डाल्टन के नियम से व्युत्पन्न होने वाला व्यंजक, ये सारी बात हो गई। अब बच्चों दूसरे मिश्रण की बात करते हैं। पहला हमने कौन सा मिश्रण लिया था, देखो द्रव का द्रव में मिश्रण, ठीक है, द्रव का द्रव में विलयन। अब हम दूसरा बात करते हैं बच्चों, दूसरे सेक्शन की बात करते हैं, ठोस का द्रव में विलयन। ठीक है, एक बार आप एक काम करो, इतना नोट कर लो बेटा, यहाँ तक नोट कर लो एक बार। चलिए अगला हमको देखना है बेटा ठोस का द्रव में विलयन। देखो इसका मतलब है कि ऐसा समझो कि नमक का पानी, एग्जाम्पल क्या है, नमक का पानी में विलयन, नमक का पानी में विलयन। ठीक है, चलो अब बेटा पूरा ध्यान यहाँ लगाना है। अब हमारे पास विलयन में दो लोग हैं, एक है नमक और दूसरा है पानी, नमक और पानी। आपको ये बात पता है कि नमक जो है ठोस है, ठोस की वाष्प नहीं बनती ना, ठोस क्या है, अवाष्पशील। ठोस है यहाँ पे अवाष्पशील, और द्रव यहाँ पे क्या है, द्रव यहाँ पे वाष्पशील। पानी जैसे कि पानी, पानी यहाँ पे क्या है, वाष्पशील है, और नमक यहाँ पे क्या है, अवाष्पशील, उसकी वाष्प नहीं बनती। मैंने लगा दिया यहाँ पे ढक्कन, निश्चित तौर पर अब क्या होगा, अब इस मिश्रण से क्या बनेगी, वाष्प बनेगी, बनेगी। चलो अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा बेटा, देखो मिश्रण की कुल वाष्प दाब जो होगी या विलयन का कुल वाष्प दाब जो होगा वो नमक के वाष्प दाब और पानी के वाष्प दाब के योग के बराबर होगा। ये लिखूंगा। मैं काम करता हूँ, नमक को लिख लेता हूँ मैं, पानी को लिख लेता हूँ ए, और नमक को लिख लेता हूँ बी। तो हम एक काम करते हैं, नमक को हम लिख लेते हैं बी, पानी को हम लिख लेते हैं ए। बहुत बढ़िया। ए जो है ये वाष्पशील है और बी जो है ये अवाष्पशील क्या है, विलय है। नमक क्या है, नमक विलय है ना, तो नमक बी है और ये क्या है, नमक बी है, ये अवाष्पशील है और ये विलय है। और यहाँ पे वाष्पशील क्या, पानी, पानी क्या है, वाष्पशील, विलायक है।
तो वाष्पशील ए है, वाष्पशील विलायक है और अवाष्पशील विलेय है। तो ध्यान रखना, ठीक है। अब आपको ये पता है अगर कोई अवाष्पशील है तो अवाष्पशील का वाष्प दाब कितना होगा? 0। अगर किसी की वाष्प बनती नहीं है तो उसका वाष्प दाब कितना हो जाएगा? 0। यदि किसी की वाष्प ही नहीं बनेगी, यहाँ पे केवल पानी की वाष्प बनती, जिसकी वाष्प बनेगी उसी का वाष्प दाब लगेगा। नमक की वाष्प बनती नहीं, नमक का वाष्प दाब क्यों लगेगा? तो भैया नमक वाला पार्ट जो है अवाष्पशील वो 0 हो जाएगा, मतलब कि विलयन का कुल वाष्प दाब ए के वाष्प दाब के बराबर। चलो राउल्ट के नियम से हम क्या लिखते हैं? राउल्ट के नियम से क्या मैं लिख सकता हूँ? पी ए नॉट काई ए। क्या राउल्ट के नियम से मैं पी ए बराबर पी ए नॉट काई ए लिख सकता हूँ? तो लिख सकते हैं। अच्छा, और काई ए बराबर क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस काई बी। काई ए बराबर क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस काई बी। तो काई ए बराबर लिख सकते हैं 1 माइनस काई बी, ये हो जाएगा पीटी। मानते हैं मतलब पीटी बराबर टोटल प्रेशर पी ए नॉट 1 माइनस काई बी। चलो तो टोटल प्रेशर बराबर पी ए नॉट 1 माइनस काई बी हो जाएगा। तो इसको अगर सॉल्व करें तो देखो क्या आएगा? पी ए नॉट के अंदर गुणा माइनस काई बी पी ए नॉट आएगा। चलो अब हम एक काम करते हैं, मैं इसको एक काम करता हूँ, इसको मैं यहाँ लेता हूँ, इसको चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ काई बी पी ए नॉट, इसको मैं वहां लेता हूँ पी ए नॉट माइनस पी। चलो ये हो गया। तो यहाँ से मैं क्या लूंगा? काई बी बराबर पी ए नॉट माइनस पी टी डिवाइडेड बाय पी ए नॉट। इस तरीके से बच्चों मेरे पास एक फॉर्मूला आएगा। काई बी का मतलब क्या है? विलेय। कौन सा? अवाष्पशील। बी कौन? देखो बी क्या है? अवाष्पशील विलेय। तो बी मतलब कि अवाष्पशील विलेय का मोल प्रभाव। सही है। चलो पी ए नॉट क्या है? पी ए नॉट का मतलब है विलायक का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। विलायक का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। पीटी का मतलब क्या है? विलयन का कुल वाष्प दाब। विलयन का कुल वाष्प दाब। ठीक है। तो अब देखो बेटा यहाँ से क्या पता चला? यहाँ से हमको ये पता चला कि जब भी अवाष्पशील विलेय को वाष्पशील विलायक में मिलाते हो, तो आप यहाँ देख सकते हो वाष्पशील विलायक की तुलना में विलयन का जो वाष्प दाब होता है वो कम हो जाता है। देखो माइनस हो रहा है, माइनस का मतलब कमी आना। तो वाष्पशील विलायक जो है, विलायक का वाष्प दाब ज्यादा है, विलयन का वाष्प दाब कम है। क्यों? क्योंकि आप ध्यान रखना मोल प्रभाव हमेशा बच्चों धनात्मक होता है, मोल प्रभाव कभी ऋणात्मक नहीं होता। मोल प्रभाव का मान हमेशा धनात्मक होता है। और अगर ये वाली बात हम बोल सकते हैं कि ये धनात्मक है तो ये कब हो सकता है? जब ये ज्यादा हो ये कम हो। बात समझ में आई? ये वाला फैक्टर बेटा हमेशा क्या होता है? धनात्मक। मोल प्रभाव कभी ऋणात्मक नहीं हो सकते। ये धनात्मक कब प्राप्त होगा? जब पी ए नॉट का मान ज्यादा होगा और ये माइनस वाले का मान कम होगा। भाई ये प्लस में कब प्राप्त? ऐसे समझो 10 में से 5 गिराओ, 10 ज्यादा है, 5 छोटा, 10 में से 5 गिराओगे तो प्लस 5 आएगा। लेकिन मान लो ये छोटा हो जाए, ये 5 हो जाए, ये 10 हो जाए, 5 में से 10 जाएगा तो माइनस 5 आएगा। ये छोटा नहीं होना चाहिए, ये छोटा होना चाहिए और तभी ये धनात्मक आएगा। तो ये धनात्मक तब आएगा पी ए नॉट का मान पीटी से ज्यादा। और पी ए नॉट क्या है? विलायक का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। इसका मतलब निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष निकला कि विलायक का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब जो है, मतलब कि पी ए नॉट, ये ज्यादा होता है किससे? विलयन के कुल वाष्प दाब से। विलयन के कुल वाष्प दाब से ये ज्यादा होता है। तो ये आ जाएगा बेटा आपका निष्कर्ष। चलो अब ऐसा क्यों होता है? इसका कारण क्या? चलो इसका कारण क्या है? कारण बताते हैं बेटा, क्या बताते हैं कारण? ऐसा क्यों होता है बेटा? एक बात ध्यान रखना, जब भी नमक को आप पानी के साथ लेते हो तो नमक के कुछ कण जो होते हैं ना, वो पानी की सतह पर आकर के बैठ जाते हैं। नमक के कुछ कण कहां आकर के बैठ जाते हैं? पानी की सतह पर आकर के बैठ जाते हैं। अब आप खुद बताओ, यदि पानी की सतह पर कोई आकर के बैठ जाएगा तो क्या नीचे से पानी का कण वाष्प में आसानी से बदल पाएगा? जल्दी से मुझे लाइव चैट के अंदर कमेंट करके बताओ। यदि यहाँ पर सतह पर कोई बैठ गया तो क्या पानी नीचे से वाष्प में जा पाएगा? ऊपर सतह पर कौन बैठ गया? नमक के कण। यदि नमक के कण ऊपर सतह पर आ गए तो नीचे से पानी के कण वाष्प में नहीं बदल पाएंगे। और अगर ये वाष्प में नहीं बदल पाए तो विलयन का वाष्प दाब कम हो जाएगा। तो इस विलयन का वाष्प दाब कम क्यों हो जाता है? जहां पर पहले ऐसा समझो बेटा, और आसान भाषा में समझाता हूं। जहां पर पहले अकेला पानी था, मान लो अगर बर्तन में अकेला पानी होता, तो पानी को वाष्प में बदलने से रोकने वाला कोई नहीं, पूरा का पूरा पानी वाष्प में जा सकता है। लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे पानी की सतह पर कौन आ गया? पानी की सतह पर विलेय के कण आ गए थोड़े। अब अगर विलेय के कण आ गए तो नीचे से जो पानी का कण होगा, पानी का कण यहाँ टकराएगा लेकिन वाष्प में नहीं बदल पाएगा। तो कुछ कण तो वाष्प में जाएंगे लेकिन सारे नहीं जा पाएंगे। मतलब कि विलयन में विलायक की सतह पर अवाष्पशील विलेय के कण जम जाते हैं, जिस कारण विलयन में विलायक की सतह पर अवाष्पशील विलेय के कण जम जाते हैं, जिस कारण विलायक के कण आसानी से पूरी तरह वाष्प में नहीं बदल पाते। इसी कारण वाष्प दाब कम हो जाता है। इसी कारण विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। मतलब कि विलायक का वाष्प दाब ज्यादा, विलयन का वाष्प दाब कम, ऐसा होता है। अच्छा, इसको हम क्या बोलते हैं? इस सूत्र का एक नाम है, इसको हम बोलते हैं सूत्र क्या? देखो यहाँ पे सूत्र आ गया एक्स बी बराबर पी बी नोट माइनस पी टी बटा पी बी नोट। इस सूत्र को हम बोलते हैं वाष्प दाब में
सापेक्षिक अवनमन। अवनमन का मतलब होता है कमी। वाष्प दाब में सापेक्षिक कमी मतलब कि विलायक की तुलना में विलयन के वाष्प दाब में जितनी कमी हुई है, ये विलायक का वाष्प दाब है, ये वाष्प दाब में होने वाली कमी है। तो बेटा ध्यान रखना, इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, वाष्प दाब में सापेक्षिक कमी। और पीवी नॉट माइनस पीटी को हम बोलते हैं वाष्प दाब में कमी। विलायक का वाष्प दाब कितना, पीवी नॉट, पीवी नॉट की तुलना में विलयन का वाष्प दाब कितना कम हुआ है, तो वाष्प दाब में कमी कितनी है उसको हम इससे प्रदर्शित करते हैं, पीवी नॉट माइनस पीटी। इसका मतलब है वाष्प दाब में कमी। और किसके सापेक्ष है वाष्प दाब में कमी, विलायक के सापेक्ष। तो विलायक के सापेक्ष वाष्प दाब में कितनी कमी आई, उसको हम बोलते हैं विलायक के सापेक्ष वाष्प दाब में कमी। तो इसको हम बोलते हैं वाष्प दाब में कमी, और इसको हम बोलते हैं विलायक के सापेक्ष वाष्प दाब में कितनी कमी, वाष्प दाब में सापेक्षिक कमी। ये बच्चों ध्यान रखना, ठीक है, क्लियर। तो इसको आप नोट करें, चलिए नोट कर लो, चलिए यहां तक की बात क्लियर। चलो अब देखो हेनरी के नियम, राउल्ट नियम से संबंध। हेनरी के नियम का राउल्ट नियम से क्या संबंध, देखो हेनरी का नियम क्या बोलता है, तो किसी भी गैस का आंशिक दाब जो होगा वो उस गैस के हेनरी स्थिरांक और मोल प्रभाव के बराबर होगा। तो ये है आपका हेनरी का नियम। और राउल्ट का नियम क्या बोलता है, किसी भी गैस का वाष्प दाब उस गैस के शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब और उसके मोल प्रभाव के गुणनफल के बराबर होता है। ये है आपका राउल्ट का नियम है। ध्यान रखना यहाँ पे हेनरी स्थिरांक एक तरह से किसके बराबर हो गया, पी नॉट के बराबर हो गया, क्योंकि देखो यहाँ पे पी है, यहाँ पे भी पी है, यहाँ पे मोल प्रभाव है, यहाँ पे मोल प्रभाव है, दोनों जगह मोल प्रभाव है, दोनों जगह दाब है, लेकिन यहाँ पे केएच किसके बराबर हो जाएगा, केएच इसका मतलब पी नॉट के बराबर हो जाएगा। तो जब भी किसी गैस को संगनित अवस्था में लेते हो तो उस दौरान उस पर राउल्ट का नियम लग जाएगा। किसका नियम लग जाएगा, राउल्ट का नियम। तो आप देख सकते हैं पूरा का पूरा फॉर्मूला जैसा है, ये प्रेशर इस प्रेशर के बराबर। तो मैंने क्या किया, देखो दोनों प्रेशर बराबर, तो क्या हो जाएगा, के एच काई बराबर क्या हो जाएगा, पी नॉट काई। तो इस काई से काई गया तो के एच बराबर क्या हो जाएगा, पी नॉट। मतलब कि हेनरी का नियम राउल्ट के नियम की कंडीशन है जब गैस किस अवस्था में हो, संगनित अवस्था में पाई जाती हो। तो ये आपका यहाँ आ जाएगा। चलिए राउल्ट के नियम के बाद में अगली क्लास में हम बच्चों क्या करेंगे, राउल्ट के नियम पे आधारित न्यूमेरिकल्स, इस पे आधारित मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में। आज हमने फॉर्मुलास देख लिए सारे। चलिए और इससे आगे हम पढ़ेंगे बच्चों आइडियल और नॉन आइडियल की कहानी, ठीक है। आज स्टार्ट करना था लेकिन अब आज नहीं हो पाया, कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद हम करेंगे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में चर्चा। चलो सबसे पहले आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। हेनरी के नियम के अनुसार गैस का आंशिक दाब पी जो है ये किसके समानुपाती होता है, बताइए। चलिए दूसरे क्वेश्चन करते हैं, सोडा वाटर में गैस का उच्च दाब पर घुलनशील होना किस नियम से साबित करते हैं, हेनरी लो, डाल्टन लो, राउल्ट लो या कोई नहीं। चलिए पहले क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, आंशिक दाब मोल प्रभाव के समानुपाती होता है हेनरी के नियम में, गैस का आंशिक दाब मोल प्रभाव के समानुपाती। और दूसरा सोडा वाटर में गैस का उच्च दाब पर घुलनशील होना किस नियम से साबित होता है, हेनरी के नियम से, ठीक है। चलो आज हमने क्या कंप्लीट किया बेटा, आज हमने राउल्ट का नियम कंप्लीट कर लिया। पैनल पे होमवर्क मिल जाएगा, अगली क्लास में हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे और ट्राई करेंगे आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में डिटेल में बात करेंगे। चलिए बच्चों आज इतना ही, बेस्ट ऑफ लक।